हेलो स्टूडेंट, इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो संसाधन एवं विकास है। संसाधन व विकास का ये अंतिम भाग होगा। इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना था संसाधन व विकास के अंतर्गत संसाधन व विकास, संसाधन व विकास के अंतर्गत हम लोगों को एक लास्ट टॉपिक देखना था और वह था मृदा का। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप लोग कमेंट्स किए हैं कि एक जगह गलत हो गया है, चूँकि कैमरा के सामने पढ़ाना और क्लास में पढ़ाना दोनों में अंतर होता है, तो एक गलती हो गया है। लुई 16वें है, यह लुई 16वें है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं लुई 16वें। तो हमसे मिस्टेकली 14वें कहा गया है, इसको संशोधन कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग भी किताब पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग किताब पढ़ते रहेंगे और जहाँ पर थोड़ा सा गलत होता है वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पर कोई गलती ना हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गलत पढ़ाना और बच्चों को जहर देना दोनों बात बराबर होता है। तो यही कारण है कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कैमरे के सामने पढ़ाने में, तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा वॉच करते रहिए और कमेंट में अपने प्रश्न को पूछते रहिए, ताकि इससे क्या लगता है, उत्साह बढ़ता है, हमको भी आगे बढ़ने का मन करता है, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का मन करता है। एक कमेंट्स के अंतर्गत यह आया था, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया। दूसरे कमेंट्स के अंतर्गत यह हिस्ट्री का जो मैं क्लास डाउनलोड किया था उसके अंतर्गत यह कमेंट्स आए थे। उसी के अंतर्गत उन्हीं का जिन्होंने कमेंट किया था कि गलती के लिए उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर पूछा था कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ये संप्रभुता जो है, यह शब्द संप्रभुता सेवर्निटी से लिया गया है, सेवर्निटी से लिया गया है। और यह सेवर्निटी शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। वह है सुपर और एनस। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च तथा एनस का अर्थ होता है शक्ति, और दोनों का सम्मिलित अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार की उदारवादी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, वह किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण करना चाहते? एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सर्वोच्च शक्तियां किसमें निहित हो? राष्ट्र में निहित हो। और राष्ट्र में बनने वाली जो सरकारें होती हैं वह किसके द्वारा निर्मित होती हैं? जनता के द्वारा निर्मित होती हैं। और यही कारण है कि संप्रभुता शक्तियां अंतिम फाइनली किस में निहित हो जाता है? तो वह निहित हो जाता है जनता में निहित होता है। जैसे हम भारत के संविधान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, भारत की उद्देशिका को हम लोग पढ़ते हैं, प्रीमूल्स को पढ़ते हैं, और उसके अंतर्गत लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, तो आगे हम प्रीमूल तो पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ही होता है कि जो राष्ट्र, यानी कि जो भारत हम एक राष्ट्र के रूप में निर्मित कर रहे हैं, जो क्या होगा, अपने मामले में संप्रभु होगा, यानी सुपर पावर रखेगा, अपना जो जितने भी अधिकार है अपने पास रखता है, और वह कोई भी विदेशी राष्ट्र भारत के आंतरिक तथा बाह्य मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो देख रहे हैं, इसके अंतर्गत इसका अर्थ यह होगा कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें किसी दूसरे राष्ट्र का हस्तक्षेप न हो,
चाहे हमारी आंतरिक नीतियों की बात किया जाए, चाहे बाह्य नीतियों का बात किया जाए। तो इस तरह से संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, और ऐसे एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए जो संप्रभु राष्ट्र हो। हम अपने लेसन पर बढ़ते हैं, नहीं तो यह टॉपिक ऐसे भी बड़ा है और उस प्रकार से और बड़ा हो जाएगा। हम लोग को इसके अंतर्गत पढ़ना है मृदा, हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है मृदा, मृदा पढ़ना है। देखो मृदा के संबंध में एक चीज है कि मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। दूसरी चीज कि मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है, मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है, मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है तथा वह जीवंत तंत्र है, जीवंत तंत्र है। यह मृदा क्या होती है? एक नवीकरणीय संसाधन होता है। यह प्रकृति के द्वारा पुनर्भरण जब क्रियाएं होती रहती है तो वह संसाधन नवीकरणीय संसाधन होता है, और मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी के प्रश्न के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, या इसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि मृदा के एक नवीकरणीय संसाधन है तो मृदा क्या है? तो यहाँ पर मृदा को डिफाइन करते हैं कि मृदा क्या है। देखिए अपक्षय व अपर्दन, अपक्षय व अपर्दन के कारण भूपृष्ठ की शैल परिवर्तित होती हैं, भूपृष्ठ की शैल परिवर्तित होती हैं, भूपृष्ठ की शैल परिवर्तित होती हैं। अपक्षय की क्रियाएं, अपक्षय की क्रिया, अपक्षय की रासायनिक, भौतिक तथा अंतरक्रिया के द्वारा प्रस्तर शैल अथवा जनक शैल अथवा संस्तर शैल में परिवर्तन, संस्तर शैल में जो परिवर्तन के कारण प्रस्तर शैल चूर्ण में परिवर्तित होती है उसे मृदा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी
किस क्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण हो रहा है? तो अपक्षय की क्रिया के द्वारा और अपर्दन की क्रिया के द्वारा। अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा इसमें मृदा का निर्माण हो रहा है। अपक्षय व अपर्दन। अपक्षय की क्रिया क्या है? देखिए, अपक्षय का मतलब होता है जो चट्टानें हैं, जो कठोर चट्टानें हैं, उसमें जो ढीला होकर, ढीला होकर या कमज़ोर होकर के जब वह टूट जाती है और चूर्ण के रूप में बदल जाती है तो हम उसको अपक्षय की क्रिया कहते हैं। हालांकि अपक्षय और अपर्दन के द्वारा मृदा का निर्माण तो होता है, लेकिन अपक्षय की जो क्रिया होती है वह स्थिर होती है, लेकिन अपर्दन की क्रिया क्या होती है? गतिशील हो जाती है। यानी अपक्षय की क्रिया के अंतर्गत जो कौन सी सेल है? तो प्रस्तर सेल, जिस पर मृदा आच्छादित होती है, या जनक सेल की बात करें जिससे मृदा का निर्माण होता है, संस्तर सेल जिस मृदा के नीचे जिस प्रकार की सेल पाई जाती है उसे हम संस्तर सेल के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें भौतिक क्रिया के द्वारा जो भौतिक क्रियाएं होती हैं और भौतिक क्रियाओं के द्वारा वह वहाँ का प्रस्तर क्या हो जाता है? टूट जाता है या कमज़ोर होकर के टूट जाता है, और टूटने के बाद जब गति करता है, यानी कि इधर उधर खिसकने लगता है, टूट करके चूर्ण के रूप में बदलता है, तो अपर्दन की क्रिया होती है। और अपर्दन की क्रिया के बाद तीसरी क्रिया होती है परिवहन की क्रिया होती है। यहाँ पर इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि जब अपक्षय की क्रिया के कारण सेल टूट जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो अपक्षयित होने लगती हैं। अब उसमें क्या होता है? अपर्दन होने लगता है, और अपर्दन होने के बाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित हो जाती हैं। ऐसा परिवहन किसके द्वारा हो सकता है? जल के द्वारा होता है, हवा के द्वारा भी होता है। हवा के द्वारा होता है, यानी परिवहन के अंतर्गत क्या होती है? जो सेल चूर्ण हैं, जो यहाँ पर हम देख रहे थे कि सेल चूर्ण के रूप में बदल जाती हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि सेल चूर्ण के रूप में बदल जाती है। तो जो सेल चूर्ण के रूप में बदल जाती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल के द्वारा अथवा हवा के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से वह परिवहित हो जाती है, यानी कि यहाँ से उठ करके कहीं और चली जाती है, परिवहन होता है। तो उसके द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण की अगर बात करें, ये डेफिनेशन है मृदा का। अगर मृदा निर्माण की क्रिया का कारक की बात करें कि कौन कौन से कारक होते हैं, अगर मृदा निर्माण के कारक की बात करें तो जहाँ पर मृदा का हम लोग जिस प्रकार की मृदा का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर पाए जाने वाले ऊंचावच महत्वपूर्ण होता है। ऊंचावच, उसके बाद जनक सेल यानी जिस सेल से मृदा का निर्माण हुआ है। अगर तीसरी की बात करें तो जलवायु यानी कि जहाँ पर जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है वहाँ की जलवायु भी महत्वपूर्ण होता है। अगर चौथे की बात किया जाए तो समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर इतना, या यूं कहें इतना, 1 से 2 सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। क्योंकि यह मृदा क्या होती है? यह मृदा जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी के लिए न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, और यह मृदा क्या करती है? जब स्वपोषी मानव के लिए तमाम तरह के मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं, चाहे रोटी की बात करें चाहे कपड़ा की बात करें, तो उनके लिए यह न्यूट्रिशन देगी। और कब देगी? जब यह मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और मृदा के रूप में परिवर्तन होने के लिए लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर जो मृदा होती है उसको बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो यह क्या है? यह मृदा को प्रभावित करने वाले या मृदा निर्माण के लिए कारक हैं। इसके अंतर्गत आता है
के ऊंचावच यानी कि जहाँ पर मृदा पाई जा रही है वहाँ पर किस प्रकार के ऊंचावच पाए जाते हैं। ऊंचावच आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पर जितना ज़रूरत है जनक शैल, जिन शैलों से मृदा का निर्माण हुआ है उसे हम जनक शैल के नाम से जानते हैं। वहाँ की जलवायु यानी कि जहाँ पर हम मृदा की बात करते हैं वहाँ की जलवायु की बात करें और समय की बात करें, यानी कि हमने कहा ना समय हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 2 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष का समय लग जा रहा है। यह यानी कि समय भी महत्वपूर्ण कारक है। और पांचवा की बात करें तो जिस स्थान पर हम लोग मृदा का निर्माण हो रहा है वहाँ पर वहाँ की वनस्पति तथा जीव क्या हैं, मृदा निर्माण के कारक हैं। तो इस प्रकार से मृदा क्या है, मृदा निर्माण का कारक क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि भारत में देखिए ये यहाँ पर हम लोगों को अकॉर्डिंग टू कोर्स चल रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग मृदा के निर्माण के कारण, मृदा निर्माण कैसे होता है, इन सब चीज़ों पर विशेष हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को ये पढ़ना है कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। तो हम लोग मृदा तो पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार। अगर भारत में पाई जाने वाली मृदा की प्रकार की बात करें तो भारत में पाई जाने वाले मृदा की प्रकार की बात करें तो नंबर 1 की बात करें तो जलोढ़ मृदा। दूसरे की बात करें तो काली मृदा। तीसरे की बात करें तो लेटराइट मृदा। चौथे की बात करें तो लाल व पीली मृदा। पांचवें की बात करें तो पर्वतीय या अथवा वन मृदा। छठवें की बात करें तो मरुस्थलीय मृदा। ये हमारे भारत में जो मृदा का विस्तार है और हम लोगों के अकॉर्डिंग टू कोर्स चूँकि पढ़ना है तो अकॉर्डिंग टू कोर्स हम लोगों को ये देखते हैं कि हम लोग को भारत में मृदा का प्रकार अगर पूछता है तो कितने प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा होता है, यह इधर काली मृदा होता है, लैटराइट मृदा होता है, लाल व पीली मृदा होता है, पर्वतीय मृदा होता है, मरुस्थलीय मृदा होती है। एकदम नाम आना चाहिए क्योंकि मैंने कहा था कि देखिए जब चैप्टर चालू करते हैं और चैप्टर के पढ़ाने के बाद अगर उससे संबंधित यदि मानचित्र कार्य हम कर लेते हैं तो नो डाउट जिस समय हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस दौरान हमें फैक्ट्स पता होता है और यही कारण है कि जब फैक्ट्स पता है तो मानचित्र कार्य आसान हो जाएगा। और एक बार यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार हम लोग बीच में कभी रुक करके हम लोग उसका अध्ययन कर लेंगे कि ये हम लोग का 2 या 3 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हो गया, तो उसके दौरान हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेंगे और पुनः हम लोग को परीक्षा आएगा, कोई भी परीक्षा आएगा, आप लोग कमेंट्स में करेंगे कि नहीं हम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम चलने वाला है और उस दौरान भी हम लोग मैप एक बार पढ़ लेंगे, प्री बोर्ड से पहले एक बार मैप पढ़ लेंगे तो मैप का काम आसान हो जाएगा। ऐसे मैप का काम आसान नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे भारत में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। हमारे भारत में निम्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की बात करें, काली मृदा की बात करें, लेटराइट मृदा की बात करें, लाल व पीली मृदा की बात करें, पर्वतीय मृदा की बात करें, मरुस्थलीय मृदा की बात करें। ये 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अगर हम एक एक को पढ़ते हैं कि जलोढ़ मृदा को पढ़ते हैं पहले। जलोढ़ मृदा देखिए, इस मृदा का जो निर्माण होता है नदियों के द्वारा अब लाए गए जलोढ़ जो मैदानी क्षेत्रों में अपने बहाव के क्रम में बिखेर देती हैं, उससे इस जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा भी जलोढ़ मृदा भी कितनी प्रकार की होती है, समय यानी कि जलोढ़ मृदा के बनने के समय के आधार पर, तो बनने के समय के आधार पर यह पुरानी जलोढ़ तथा दूसरी हो सकती है नवीन जलोढ़।
जो पुरानी जलोढ़ है उसे हम लोग बांगर मृदा के नाम से जानते हैं, बांगर मृदा के नाम से जानते हैं। और जो हम लोग नवीन जलोढ़ है उसे खादर मृदा के नाम से जानते हैं। आप लोग 9th क्लास में इसको पढ़े होंगे। हम इसमें बांगर मृदा क्या है, खादर मृदा क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है, आप लोग पढ़े होंगे इसको। हम यहाँ पर मृदा पढ़ा रहे हैं तो मृदा के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि नदियों के द्वारा अपर्दन करके जो जलोढ़ों को अपर्दित करती है और वही जलोढ़ों को मैदानी क्षेत्रों में अपने बहाव के क्रम में बिखेर देती है, उससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। समय यानी कि बनने के समय के आधार पर, जलोढ़ मृदा के बनने के समय के आधार पर यह या तो पुरानी जलोढ़ होगी जिसे हम लोग बांगर मृदा के नाम से जानते हैं, या फिर नवीन जलोढ़ होगा जिसे खादर मृदा के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फास्फोरस होता है, फास्फोरस पाया जाता है, फोरस पाया जाता है। इसमें पोटास पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, तो चूना पाया जाता है, चूना पाया जाता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होता है, नाइट्रोजन की कमी होता है। अगर हम बात करें तो इसमें किस प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, तो मुख्यतः इसमें धान की बात करें, चावल की बात करें, गन्ना की बात करें, तिलहनी तथा दलहनी फसलों की बात करें, यह तमाम तरह की फसलें उस पर उगाई जाती हैं। यह बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है और जिन क्षेत्रों में यह पाई जाती है, अभी हम लोग क्षेत्र को पढ़ेंगे, जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ पर गहन कृषि होता है। यानी कि जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ पर गहन कृषि होता है, गहन कृषि होता है। और इस गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। हम लोग 9th क्लास में इसको पढ़े हैं, उत्तर के विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान को जब हम लोग देख रहे थे तो उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण जो हुआ है वह किससे हुआ है, वह नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप के कारण हुआ है। और संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान में किससे निर्मित है, जलोढ़ मृदा से निर्मित है। और यह 3 नदियों यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो जलोढ़ ला करके वह निक्षेपित किया गया, उसी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया गया। और यही कारण है कि संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाएगी, तो जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। अब हम इसको देख लेते हैं कि यह मृदा कहाँ कहाँ पाई जाएगी, यानी कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ होगा। तो नंबर 1 हम लोग इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा मैप बनाने में टाइम लगता है, ऐसे हम काम चलाऊ मैप तेज़ी से बना लेते हैं, सुंदर नहीं दिखेगा लेकिन भारत की तरह लगेगा। जलोढ़ मृदा, तो हम लोग जलोढ़ मृदा की अगर बात करें कि जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा हमने अभी देखा संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान, संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। एक गलियारे के रूप में, यानी संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है, संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है, संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। इस तरह से, क्योंकि देखिए ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है, क्योंकि ये नदियाँ क्या करती हैं, ये जलोढ़ों का बिखराव करती हैं। तो संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान की बात करें या फिर एक गलियारे के रूप में, इस तरह से एक गलियारे के रूप में गुजरात,
एक गलियारे के रूप में गुजरात तथा एक पट्टी के रूप में कहाँ, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान आप लोगों को याद होगा, भारत की स्थिति और विस्तार पढ़े होंगे तो, कि इसे हम लोग पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहते हैं और इसको पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी पठारी नदियां हैं वह कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, और पश्चिमी घाट से निकल कर के उसका पश्चिम से किधर बहती प्रवाहित होती है, पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। और वह देखिए जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है, तो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है। और यही कारण है कि पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियां निकलने वाली हैं वह पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में अपना निक्षेप करती है, जलोढ़ों का निक्षेप करती हैं, और जिससे वहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अगर यहाँ पर बात करें वहाँ पर जलोढ़ मृदा एक पट्टी के रूप में, ज़्यादा नहीं, एक पट्टी के रूप में इस तरह से जलोढ़ मृदा का पाई जाती है। यानी अगर हम बात करें, संपूर्ण रूप से बात करें, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो जलोढ़ मृदा भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा की बात करें तो हमारे संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान, एक गलियारे के रूप में राजस्थान तथा गुजरात, तथा एक पट्टी के रूप में पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में जलोढ़ मृदा का निक्षेप पाया जाता है या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये हुआ जलोढ़ मृदा। अगर हम दूसरे की बात करें, काली मृदा, तो काली मृदा इसको हम लोग रेगुर मृदा के भी नाम से जानते हैं, तथा इसमें कपास की पैदावार ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि इसको हम लोग काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं। तो काली मृदा, इसको रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं तथा काली कपास मृदा के भी नाम से जानते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है, या कह सकते हैं कि अपक्षयित होने से हुआ है, अपक्षयित व अपरदन से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों का जो निर्माण होता है, जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, उनका जो निर्माण होता है, ज्वालामुखी के जो उद्गार होते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके दौरान जो लावा यानी मैग्मा निकलता है, उससे ये इन बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कि काली मृदा के संबंध में या तो ज्वालामुखी लावा से इसका निर्माण हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इससे बहुविकल्पी का एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना पाया जाता है। परंतु इसमें एक चीज का अभाव होता है, इसमें फास्फोरस का अभाव होता है। इस प्रश्न को 2023 में 22 में पूछा है कि काली मृदा में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, और उसमें लिख दिया था, 3 ऑप्शन दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट दिया था, मैग्नीशियम दिया था और पोटास दिया था, और कैल्शियम कार्बोनेट दिया था, मैग्नीशियम दिया था, पोटास दिया था, और एक
ऑप्शन दिया था, चौथे ऑप्शन फास्फोरस दिया था, और ये इसका सही आंसर था फास्फोरस, क्योंकि काली मृदा में फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार कहें तो सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात प्रांत को ही सौराष्ट्र के अंतर्गत लाया गया। मालवा का पठार, मालवा का पठार, मध्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़ तथा गोदावरी, गोदावरी तथा कृष्णा, कृष्णा नदी घाटी में पाया जाता है, कृष्णा नदी घाटी में पाया जाता है। अब मैप पर देखते हैं, इसका विस्तार की बात करें कि कहाँ कहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, तो सौराष्ट्र में मालवा का पठार की बात करें, मालवा के पठार में पाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तथा गोदावरी तथा कृष्णा नदी घाटियों के में इसका विस्तार पाया जाता है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो इसका जो विस्तार है, काली मृदा का जो विस्तार है, वह पश्चिम उत्तरी क्षेत्रों में तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ तक, यानी कि गोदावरी तथा कृष्णा घाटियों तक इसका विस्तार पाया जाता है। अगर इसको हम बनाएं, काली मृदा की बात करें तो काली मृदा, काली मृदा का विस्तार, काली मृदा का विस्तार काली मृदा का विस्तार ये संपूर्ण क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। इन संपूर्ण क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। इन संपूर्ण क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। संपूर्ण क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। संपूर्ण क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। यही काली मृदा का क्षेत्र है। ये काली मृदा का क्षेत्र है, भारत में पाई जाने वाली काली मृदा का क्षेत्र है। यानी फिर से देख लीजिए, सौराष्ट्र, मालवा का पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी तथा कृष्णा नदी घाटियों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यह काली मृदा पाई जाती है। चूंकि हमने अभी कहा कि इसमें कपास, काली मृदा का अगर प्रमुख फसल की बात करें तो कपास, तो कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा होने के कारण इसको हम लोग काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरे प्रकार की मृदा देखिए, इंसान मैक्सिमम ये कोशिश करना है कि हम लोग, ज्ञान तो शिक्षा का प्रमुख बिंदु रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि ज्ञान के साथ हमको नंबर भी गेन करना है, मैक्सिमम नंबर गेन करना है। और मैक्सिमम नंबर कैसे गेन करेंगे? तो देखिए, मैक्सिमम नंबर हम गेन करने के लिए हमको फैक्ट्स पर कंट्रोल होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, और लिखने की एक विशेष प्रकार की शैली होनी चाहिए। अगर दोनों आप प्राप्त कर सकते हैं तो नो डाउट आपका काम हो जाएगा। अगर हम कहें तीसरी मृदा की बात करें तो लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा की बात करें, हम रफली इसको बना रहे हैं, लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द लिया गया है, लेटर से 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 लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। यानी इसकी जो देखने में ऐसा लगता है कि ईंट जिस प्रकार का दिखाई देता है उसी प्रकार की यह दिखाई देता है। इसका जो निर्माण है वह क्या है? इसका निर्माण रब्बेदार, रब्बेदार कयांतरित चट्टानों में, चट्टानों में, चट्टानों में निछालन के परिणाम स्वरूप हुआ है, निछालन के परिणाम स्वरूप हुआ है।
निक्षालन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। यानी लेटराइट मृदा की बात करें तो लेटराइट मृदा शब्द लेटराइट का नाम जो है लैटिन से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, यह लेटर से लिया गया है। लेटर का अर्थ होता है ईंट, और इसका जो निर्माण हुआ है रब्बेदार क्रियांतित चट्टानों से इसमें निक्षालन के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह अगर बात करें तो यह निक्षालन कैसे होता है, सॉरी, यह रब्बेदार क्रियांतित चट्टानों से नहीं होती है, यह गलत हो गया है, सॉरी। ये लाल और पीली मृदा का के विषय में हम पढ़ा दिए। लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है वह जलवायुवी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यानी उन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है, किन क्षेत्रों में, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु के, यानी कि आर्द्र और शुष्क मौसम के जलवायु के, आर्द्र व शुष्क जलवायु के क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है, परिवर्तन के कारण होता है। चूंकि होता क्या है, यहाँ पर जहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है वहाँ पर किन क्षेत्रों में, नंबर 1 किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2 कि वहाँ का मौसम कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और शीतोष्ण कटिबंधियों में अगर मौसम की बात करें तो कैसा मौसम हो, जलवायु होता है, तो आर्द्र व शुष्क मौसम होता है और उसमें क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। और इस क्रमिक परिवर्तन के कारण वहाँ पर देखिए आर्द्र है, यानी वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है जिसके चलते आर्द्रता होता है, और जब ग्रीष्म काल आता है तो वहाँ पर शुष्क हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर अपक्षय की प्रक्रिया होती है, और अपक्षय की प्रक्रिया होने के बाद जब बारिश होता है तो वहाँ पर निक्षालन होता है, और निक्षालन के कारण इस मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, भारत में कहाँ पाई जाती है, तो देखिए खास तौर से पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की बात करें, यहाँ पर राजस्थान की बात करें, यहाँ पर पाई जाती है। और तथा दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। उसी क्रम में हम लोग पढ़े थे गारो खासो और जयंतिया की पहाड़ी, तो गारो खासो जयंतिया की पहाड़ी के पास हम लोग जानते हैं ये मेघालय का क्षेत्र है, और किताब में भी देखेंगे तो इस क्षेत्र में मिलेगा, और यह मेघालय के क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होता है, 1000 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होता है, और जिसके कारण यहाँ पर निक्षालन की प्रक्रिया होती है। और वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो वहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो यह है लेटराइट मृदा। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक 3 मृदा को पढ़े, लेटराइट मृदा को पढ़े, काली मृदा को पढ़े और जलोढ़ मृदा को पढ़े। अब लाल और पीली मृदा की बात करें। लाल व पीली मृदा की बात करें। लाल व पीली मृदा की बात करें, जो देखिए इसका जो निर्माण होता है यह वहाँ की चट्टानों में जल योजन के कारण होता है, जल योजन के कारण होता है। जल योजन का मतलब होता है जब वहाँ की चट्टानों से जल रासायनिक क्रिया करके अपना रंग परिवर्तित कर लेता है, तो उसे जल योजन कहते हैं। इस जहाँ पर भी लाल व पीली मृदा पाई जाती है वहाँ के चट्टानों में लोहांश की अधिकता पाई जाता है।
लोहांश की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। और इस लोहांश की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लोहांश की अधिकता के कारण, लौह अयस्क की अधिकता के कारण वह मृदा का रंग क्या होता है, लाल होता है। दूसरी अगर बात करें जल योजन, जल योजन यानी कि इस लाल मृदा में जब जल योजन होता है, जल अपना रासायनिक क्रिया करता है, तो रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। और इस रंग के परिवर्तन के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, पीला रंग का दिखाई देता है। और इसी प्रकार से इसको हम लोग लाल व पीली मृदा के नाम से जानते हैं। अगर भारत में कहें तो भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो अगर हम बात करें मध्य मालवा का पठार की बात करें, मध्य मालवा की पठार की बात करें, मध्य मालवा की पठार की बात करें, किस कलर से बनाए, रेड कलर से बनाते हैं, तो इसको कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इसको करेंगे तो इसको खींच देते हैं। देखिए प्लस से बनाते हैं, मध्य मालवा का पठार यानी एमपी के क्षेत्र में, उसके बाद उड़ीसा होते हुए, या फिर यूं कहें उसके बाद ये देखिए, ये पट्टी को छोड़ दीजिएगा, मेरे पास 3 ही कलर है, इसके अतिरिक्त कलर नहीं है जिससे मैं दिखाऊं। तो ये लाल और पीली मृदा के लिए इसीलिए दिक्कत हो रहा है। इसमें जैसे लग रहा है कि एक में मिल रहा है, क्योंकि यह पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, जहाँ पर एक रेखा हम खींच देते हैं, जहाँ पर हम लोग का जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त ये जो क्षेत्र है यह काली मृदा का क्षेत्र है। और शेष जो क्षेत्र का हम बना रहे हैं, प्लस से बना रहे हैं, यह क्या है, लाल व पीली मृदा है, लाल व पीली मृदा है, लाल व पीली मृदा है। उसके बाद लाल और पीली मृदा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ओहो, यहाँ पर जलोढ़ मृदा को ऐसे निकाल दीजिएगा, जलोढ़ मृदा को ऐसे निकाल दीजिएगा। और इसमें शेष में हमारे पास 3 ही कलर है। दिक्कत ये हो रहा है, दिक्कत ये हो रहा है, इसी के चलते दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यह क्या है, लाल व पीली मृदा है, लाल व पीली मृदा है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा है, यानी कि चौथे मृदा की बात करें तो मरुस्थलीय मृदा की बात करें, मरुस्थलीय मृदा की बात करें, मरुस्थलीय मृदा की बात करें, जो हमारा भारत का थार का मरुस्थल है, ये थार यानी कि राजस्थान है, और इसको हम लोग थार का मरुस्थल करते हैं, मरुस्थल कहते हैं। और यहाँ पर रेतीली भूमि जो पाई जाती है, उस रेतीली भूमि को ही हम लोग मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर शुष्क मौसम होने के कारण उसमें जल की उसकी मृदा में नमी की कमी होता है। और यही नहीं, ज़्यादा उष्णता के कारण उसमें ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। इसीलिए यह मृदा क्या होती है, लवणीय होती है, लवणीय होती है, लवणीय होती है। सॉरी, एक चीज़ हम बताना भूल गए थे कि चलिए बाद में देखते हैं। लवणीय होती है। इसमें अगर हम जल प्रबंधन बेहतर कर दें तो इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो ये क्या होता है, ये सब मरुस्थलीय मृदा है, ये सब मरुस्थलीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है। अगर इसके अतिरिक्त एक मृदा और बचता है जिसको हम लोग पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं, तो भारत में हम जानते हैं कि जो भारत का ये विस्तार है, विस्तार, और हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, इसको रेड कलर से बनाएंगे, ये जो विस्तार है। और इस तरह से तो यह जो हिमालय का विस्तार है, यह हिमालय है, हिमालय है, और ये सब पर्वत फैले हुए हैं। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा को हम लोग पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे बना देते हैं, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा को हम लोग पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं, पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी 2 प्रकार के मृदाएं पाई जाती हैं। जो ऊंचे पर्वतों पर, जैसे कि अगर हम बात करें, ये पर्वतों की जो ऊंचाई पर क्या होता है, उसमें बारिश के चलते या हवा के चलते वहाँ पर ज़्यादा निछालन की क्रिया होती है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर अपर्दन होकर के यह
घाटियों में आकर के, पर्वतों की घाटियों में आकर के वह मृदा क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो यहाँ पर जो भी कण पाए जाएंगे वह मोटे कण वाली मृदा पाई जाती, मोटे कण वाली मृदा पाई जाएगी। लेकिन पर्वतों के निचली क्षेत्रों में क्या होता है कि पर्वतों के निचली क्षेत्रों में वहाँ पर मृत्तिका, या हम कह सकते हैं कि जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि नदियाँ, पर्वतीय क्षेत्रों से तमाम तरह की नदियाँ निकलती हैं और अपने साथ जलोढ़ों को लाती है और पर्वतों के घाटियों में उन जलोढ़ों को बिखेर देती हैं, और जिन जलोढ़ों का निर्माण एक पंख के समान दिखाई देता है उसको हम लोग जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में दो प्रकार की मृदा पाई जाती है। एक को हम लोग कहते हैं कि मोटे कण वाली मृदा जो होती है, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई पर जब बारिश होता है तो वहाँ से जो क्या होती है, मृत्तिकाएँ होती हैं या महीन कण की जो मृदाएँ होती हैं, जिसको हम लोग जलोढ़ के भी नाम से जानते हैं, वह कट करके नीचे चली आती है और नीचे आकर के वह फैल जाती है। इसमें यानी ऊपर वाली मृदा में ह्यूमस का अभाव होता है, ऊपर वाली मृदा में ह्यूमस का अभाव होता है, ह्यूमस का अभाव होता है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में अगर बात करें, इन पर्वतीय क्षेत्रों में हम सीढ़ीदार खेती करके इस मृदा का संरक्षण कर सकते हैं और इसमें तमाम तरह की फसलों को उत्पादन कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं, जो लेटराइट मृदा होती है उसका अम्लीय प्रकृति की होती है, उसका पीएच मान 6 होता है। अगर हम बात करें फिर से भारत की बात करें तो भारत के जितने भी हिमालय पर्वत हैं वह हिम से आच्छादित जो पर्वत हैं उस पे जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उस पर जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है उसे हम लोग पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। ये क्या है, पर्वतीय मृदा है। उसके बाद हम बात करें तो जितने भी उत्तर के विशाल मैदान हैं, एक गलियारे के रूप में गुजरात व राजस्थान तथा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, अगर पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की बात करें तो ये पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में जलोढ़ मृदा का निक्षेप पाया जाता है। अगर हम आगे चलते हैं तो मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो मरुस्थलीय मृदा जो राजस्थान का थार मरुस्थल है वहाँ पर जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है उसे हम लोग मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें तो अगर साधारण रूपों में बात करें, भारत के इस मैप को देख करके बात करें तो गारो खासो जयंतिया पहाड़ी के उत्तर में तथा अरावली पर्वत के पूरब में तथा पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान तथा दक्षिण भारत में, हालांकि यहाँ पर भी थोड़ा सा लेटराइट मृदा पाई जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ प्रदर्शित जो किए हैं उतने से हम लोगों का काम हो जाता है। इन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। उसके बाद बात करें काली मृदा की बात करें तो काली मृदा कहाँ पाई जाएगी, सौराष्ट्र में पाई जाएगी, मालवा के पठार के पास पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी, महाराष्ट्र में पाया जाएगा। उसके बाद गोदावरी तथा कृष्णा नदी घाटियों में भी क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निक्षेप होता है। तो इस प्रकार से अगर लाल और पीली मृदा की बात करें तो लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो लाल और पीली मृदा की बात करें तो मध्य गंगा के मैदान या मध्य मालवा के पठार, तो मध्य गंगा का मैदान ही हम कर लेते हैं, मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, उसके बाद हम लोग चले आते हैं तो इधर जितने भी दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। उसकी अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, लाल और पीली मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में जो मृदा पाई जा रही है 6 प्रकार की मृदा पाई जा रही है। कौन कौन सी मृदा, तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, उसके बाद लेटराइट मृदा, लाल व पीली मृदा, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा को ही हम लोग वन मृदा के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यह लेसन समाप्त होता है और इसके बाद हम इस पर नोट्स लिख करके कल हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइएगा तो नोट्स के साथ ही साथ एक भारत का मैप, चाहे मेरे तरह से टूटा फूटा हाथ से बना लीजिएगा, चाहे फिर खरीद लीजिएगा, खरीद करके उस पर 6 प्रकार की मृदा को दर्शित कीजिएगा। देखिए मैक्सिमम टाइम हमने कहा था ना कि हम जिस समय मृदा को पढ़ाएंगे उस समय बात करेंगे। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस मृदा से एक नंबर का मानचित्र का कार्य आएगा, सीधी बात है।
कि एक नंबर का मानचित्र का कार्य जो होता है फिक्स होता है। दूसरा नंबर कि कभी कभी क्या होता है कि भारत में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार पूछ देता है, और वो भी दीर्घ उत्तरी में पूछ देता है। तो अगर दीर्घ उत्तरी में पूछता है तो 1 नंबर मैप का, और दीर्घ उत्तरी से 6 नंबर। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से आपका काम हो जाता है 7 नंबर का, 7 नंबर का। यद्यपि 2000 इन साल जो परीक्षा हुआ, अभी लेटेस्ट जो परीक्षा हुआ 2024 का परीक्षा हुआ है, उसमें मृदा को नहीं पूछा है, इस बात को ध्यान रखिए। उससे पहले देखेंगे, जितने भी पेपर उठाकर देखेंगे, तो जितने भी ईयर्स का पेपर उठा के देखेंगे, 23 का देखेंगे, 22 का देखेंगे, 23 का देखेंगे, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मृदा से एक क्वेश्चन कंटिन्यू रहा है। इस साल भी पूछा होगा, क्योंकि अब तो हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड का जो पेपर बनना है कई कोडों में बनता है। तो होता क्या है कि आप लोगों का जिस कोड का मिला उसमें यह क्वेश्चन नहीं दिया तो उसकी बात कुछ और है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यह क्या करता है, पूछता है। तो इसको आप लोग तैयार कीजिएगा। भारत में पाई जाने वाली मृदा, कितने प्रकार की मृदा होती है? 6 प्रकार की मृदा होती है। अगर मैप के साथ लिख देते हैं, मैप बना करके लिख देते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप हाथ से भारत का मैप बनाइए, और उस मैप पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार से किताब में दिया है उस तरह से हम आकर्षक और सजीले बनाएं। हम लोग साधारण रूप से एक स्टूडेंट की तरह इसको चाहें तो हम लोग बना सकते हैं। और अगर हम लोग बनाते हैं और इसको 6 प्रकार की मृदा को हम लोग लिख देते हैं तो नो डाउट इससे 6 नंबर का काम हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की अगर बात करें कि अगर ये विस्तार के प्रश्न के रूप में नहीं देता है तो कभी कभी क्या करता है कि एक मैपिंग का वर्क करा देता है, एक मानचित्र का कार्य करा लेता है तो 1 नंबर। और कभी कभी क्या होता है, बहुविकल्पी के प्रश्न, जैसे हमने कहा ना कि काली मृदा के संबंध में एक बार क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व काली मृदा में नहीं पाया जाता है। फास्फोरस की हमने बात किया था। तो इस प्रकार से इस लेसन को तैयार कीजिएगा, ताकि आपका लगभग कभी कभी अगर आपकी किस्मत साथ दे तो 7 नंबर का, और नहीं तो 1 से 2 नंबर का, यानी इस टॉपिक से 1 नंबर तो इसके लिए मैपिंग वर्क के लिए फिक्स है एक। और उसके बाद कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाता है, तो बहुविकल्पी में भी देख लीजिएगा कि मृदा में किस प्रकार की मृदा का निर्माण हो रहा है, कैसे किस में क्या मिल रहा है। उसका लेटराइट मृदा का हमने बात कर ही दिया कि यह क्या होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। अगर मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो वह क्या होती है, लवणीय होती है। तो इस प्रकार से इसमें बहुविकल्पी के लिए भी देखने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से यह यानी कि संसाधन व विकास आपका आज यह लेसन समाप्त होता है। इस पर हम नोट्स कल दे देंगे। उसके बाद केवल यूरोप में राष्ट्रवाद जो हम चला रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू।